नमस्ते दोस्तों, स्पेशल एजू पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एचआई, श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा था कि कान की संरचना कैसी होती है, प्लस कान कितने भागों में हम पढ़ते हैं। 3 भाग हमने कान के पढ़ लिए थे। सबसे पहले बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, तीनों भाग पढ़ने के बाद में हमने हियरिंग प्रोसेस की बात की थी कि सुनने की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, किस तरह से अपने कान के अंदर साउंड वेव्स बाहर वातावरण से आती है, साउंड कान के अंदर प्रवेश करती है और मध्य कर्ण के अंदर जाकर स्टेपीज वगैरह जो हड्डियाँ होती है उनके साथ कनेक्ट करके, प्लस बाद में लास्ट में जब अंतःकर्ण के अंदर प्रवेश करके और लिक्विड में जो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के बाद किस तरह से ऑडिटरी नर्व द्वारा आवाज़ हमारे मस्तिष्क तक पहुँच पाती है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में अपन आज बात करेंगे श्रवण बाधिता के वर्गीकरण की। दोस्तों, ये जो टॉपिक होते हैं स्पेशल एजुकेशन के, ये आपके सिर्फ एग्ज़ाम जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं, बीएड वगैरह, एमएड, इनके सिर्फ एग्ज़ाम में ही काम नहीं आते। इसके अलावा आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें भी आजकल डिसेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको पता होगा वहाँ पर आते हैं। और अगर आप केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बिहार बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन श्रवण बाधिता के वर्गीकरण की। फर्स्ट में बात कर रहे हैं अपन एज ऑन सेट के अकॉर्डिंग। समय के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको अपन 5 प्रकार से पढ़ते हैं, 5 टाइप उसके पढ़ते हैं। पहला होता है कॉग्निटाइव हियरिंग लॉस या जन्मजात श्रवण दोष। दोस्तों, किसी भी डिसेबिलिटी के हम 3 कारण पढ़ते हैं, मेजर 3 कॉजेज उसके पढ़ते हैं। 3 कैसे पढ़ते हैं अगर हम बात करें तो एक तो होता है प्रीनेटल, एक होता है पेरीनेटल और एक होता है पोस्टनेटल, या फिर यूँ कह दो कि जन्म से पहले के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। तो जो जन्मजात श्रवण दोष होता है इसके अंदर अगर कोई भी डिसेबिलिटी के रीजन कारण होते हैं तो उसके या तो कारण रहेगा जन्म से पहले के कारण रहेंगे, या प्रसव के समय, जन्म के समय अगर कोई रीजन होता है, सीजर्स वगैरह का, कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाती है तो अपन उसको जन्मजात श्रवण दोष के अंदर मानते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर बात करते हैं अपन हेरिडेटरी हियरिंग लॉस या वंशानुगत श्रवण दोष। यदि व्यक्ति में किसी गुणसूत्र की अनियमितता की वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, गुणसूत्रों में समस्या होती है, उसकी वजह से अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है हियरिंग लॉस से संबंधित, तो उसको अपन हेरिडिटी या हेरिडाइल हियरिंग लॉस के अंदर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर अपन बात करते हैं एक्वायर्ड हियरिंग लॉस की, या कह दो उपार्जित श्रवण दोष। जो उपार्जित श्रवण दोष होता है, जो यदि मान लो जन्म के बाद में, आपको पता होगा, इसके वैसे अपन 2 टाइप पढ़ लेते हैं, प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल, दोनों ही एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के पार्ट होते हैं। यदि उपार्जित श्रवण दोष के अंदर, जैसे मान लो आप सामान्यतः किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना की वजह से हियरिंग लॉस हो गया, कान के अंदर लग गई, या फिर कोई चोट हो गया, प्लस कोई संक्रमण वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अपने एक्वायर्ड हियरिंग लॉस बोल देते हैं या उपार्जित श्रवण दोष बोल देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस या भाषा विकास से पूर्व श्रवण दोष। दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा जानते होंगे कि हियरिंग लॉस तो अपन पढ़ते हैं, पर अपन बोलते हैं ना कि जो आदमी सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। असल में उसका रीज़न इस तरह से कनेक्ट होता है कि जिस आदमी ने कभी ध्वनि सुनी ही नहीं जीवन में, वो बोले क्या? क्यों? क्योंकि उसको बोलने का वास्तव में ध्वनि का पता ही नहीं है, उसको भाषा का पता ही नहीं, भाषा कौशल वो जानता ही नहीं। स्किल्स अपन LSRW पढ़ते हैं, उसके अंदर भी सबसे पहला पार्ट आता है अपना एल मतलब लिसनिंग, सुनना। जब आदमी ने किसी चीज़ को आज दिन तक सुना ही नहीं है तो फिर वो बोलेगा कैसे? तो वास्तव में कई बच्चों की इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि वो भाषा सीखने से पहले ही उनके अंदर ये डिसेबिलिटी हो जाती है श्रवण दोष की, इस वजह से वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें भाषा का विकास ही नहीं हुआ। और कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस होता है, पश्च भाषा विकास, वो भाषा विकास के बाद में, कुछ उम्र के बाद में, जब बच्चा भाषा वगैरह सीख जाता है, लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से यूज करना सीख जाता है, उसके बाद में अगर किसी रीजन से हियरिंग लॉस होता है तो अपन उसको पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कह सकते हैं, पश्च भाषा विकास श्रवण दोष। इस तरह से अपन फर्स्ट कैटेगरी में एज ऑन सेट या समय के आधार पर 5 प्रकार का इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। और इसके अंदर जब आप एग्जाम्स वगैरह में वहाँ पर श्रवण बाधिता का वर्गीकरण पूछते हैं तो उसके अंदर अपन इसको लिख सकते हैं अलग अलग टाइप्स में, और 4-4 लाइन, 5-5 लाइन इसके अंदर अपन लिख देते हैं तो एग्जाम के अंदर साधारणतः अपना काम हो जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन दूसरे कारण की, कान की प्रभावितता के आधार पर या अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड ईयर।
अपन इसको 5 मेजर डिवाइड करते हैं, 5 भागों के अंदर। वैसे तो 4 ही मेन पार्ट होते हैं इसके सेंट्रल हियरिंग लॉस तक, लेकिन जो 5वां होता है वो अपन कभी कभार ऐड कर लेते हैं, नॉर्मली जानकारी के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट की कंडक्टिव हियरिंग लॉस या चालकीय श्रवण दोष। दोस्तों, यदि किसी रीजन से आउटर ईयर या मिडल ईयर तक तो आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन इनर ईयर में अंतःकरण के अंदर अगर किसी वजह से अपनी आवाज़ वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तो उस कंडीशंस पे अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर आदमी धीरे धीरे बोलता है, जो अपनी आवाज़ होती है उसकी बोलने की वो बिल्कुल धीरे हो जाती है, धीरे धीरे वो बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला अपनी बात को पूरी तरह से सुन रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग उसको भी वो चीज़ भांप नहीं पाता हो कि कितनी आवाज़ अपनी जारी होगी उस तक, या सुन रहा है नहीं सुन रहा, तो उसकी आवाज़ भी कम हो जाती है बोलने पर, वो बिल्कुल धीरे धीरे बोलता है। और ये जो कंडीशन होती है ये कभी कभार ठीक हो जाती है, कभी वापस उसी कंडीशन में आ जाती है, पर अगर अपन डॉक्टर्स वगैरह को दिखाएं तो इसकी इलाज लगभग संभव होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस को अपन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड बात करते हैं अपन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या संवेदनिक श्रवण दोष। यदि कान के अंदर जो इनर ईयर होता है, अंतःकरण होता है, उसमें किसी नस की वजह से या फिर ब्रेन में किसी डैमेज की वजह से अगर कोई श्रवण हानि होती है तो उसको अपन सेंसरी न्यूरल या संवेदनिक श्रवण दोष कर सकते हैं। ये कंडीशंस ऐसी होती है कि कभी कभार ये ठीक हो जाती है, बाकी बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये ठीक होती है। ये कंडीशन ठीक होती नहीं है संवेदनिक श्रवण दोष वाली, है ना। ये कंडीशन ऐसी होती है कि लास्ट स्टेज पर आदमी चला जाता है इसमें सुनने के मामले में, और काफ़ी कम सुनता है, क्योंकि लगभग वो अगर अपन बात करें तो हियरिंग एड वगैरह की, तो इस कंडीशन में आदमी को हियरिंग एड लगा सकते हैं अपन, तो उसकी वजह से कई लोग कोक्लिया वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर कोई जो हियरिंग एड की मशीन आती है वो वगैरह लगा सके, अपना काम चला सकता है आदमी, ठीक है। नंबर थर्ड पे बात करते हैं अपन मिक्स्ड हियरिंग लॉस या मिश्रित श्रवण दोष। जब ये दोनों कंडीशन से एक साथ हो जाती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों एक साथ हो जाती है, तो इस कंडीशंस की वजह से दोनों इसके गुण जो होते हैं, जो दोष दोनों होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको अपन मिश्रित श्रवण दोष का देते हैं। इस कंडीशन में आदमी की दोनों चीज़ें एक साथ होती है, तो कभी कभार ठीक हो भी सकता है, या फिर मिडल लेवल पे लगभग आदमी चलता है इसके अंदर, ठीक है, सुनने की प्रोसेस के अंदर। फिर बात करते हैं अपन सेंट्रल हियरिंग लॉस या केंद्रीय श्रवण दोष। जब आदमी के कोर्टेक्स के अंदर, जो कोर्टेक्स होता है ब्रेन से टच रहता है, सटा हुआ होता है, उसके अंदर अगर कोई डैमेज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या मान लो आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है और जो अपना मैसेज होता है वो ठीक तरह से सर्वाइव होकर ऑडिटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाता है, तो उस कंडीशंस में अपन सेंट्रल हियरिंग लॉस या केंद्रीय श्रवण दोष उसको कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शनल हियरिंग लॉस या कार्यात्मक श्रवण दोष। वैसे तो इस श्रवण दोष को इतना गिना नहीं जाता है इस कंडीशंस के अंदर, लेकिन फिर भी हम बात कर ही लेते हैं इसकी। यदि आदमी वास्तव में उसको श्रवण दोष नहीं है और उसको हियरिंग लॉस नहीं है, पर फिर भी वो कोई नाटक कर रहा है या किसी अभिनय के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश करता है कि हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, मैं सुन नहीं रहा आपकी बात, अगर जानबूझ के वो ऐसा करता है तो अपन इसको फंक्शनल हियरिंग लॉस में रख देते हैं, कार्यात्मक श्रवण दोष के अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन डिग्री की गंभीरता के आधार पर या डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के अनुसार जो टेबल होती है, इस टेबल में अपन मैक्सिमम एक तो WHO को पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, और क्लार्क के अनुसार प्लस एक गुडमैन आते हैं। गुडमैन के अनुसार अपन 3 तरह की हियरिंग लॉस की डिग्री देख लेते हैं कि क्या लेवल रहती है उनकी, ठीक है। आज बात करते हैं अपन WHO के अनुसार और क्लार्क के अनुसार, ठीक है। WHO चूँकि एक स्वास्थ्य संगठन है तो हमेशा 0 से स्टार्टिंग करेगा। अगर आपको ये चीज़ें टेबल याद रखना है तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म है आपके कि ये WHO होगा जो स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा है, वो 0 से स्टार्ट करता है, और क्लार्क है वो 10 से स्टार्ट करता है। बाकी दोनों की टेबल एकदम बिल्कुल सेम है, दोनों की डिजिट वगैरह सब सेम है। DB जो है वो ध्वनि का मात्रक है जिसे अपन डेसिबल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन WHO के अनुसार 0 से 25 डेसिबल एकदम सामान्य और नॉर्मल हियरिंग लॉस होता है। ये मान लो आप जो सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं 0 से 25, और क्लार्क ने उसी को 10 से 25 माना है जो सामान्य या नॉर्मल होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे 26 से 40। 26 से 40 WHO के अनुसार भी 26 से 40 है, और क्लार्क के अनुसार भी 26 से 40 है, जिसे अपन अति अल्प कह देते हैं या फिर माइल्ड हियरिंग लॉस कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है 41 से 55 डेसिबल, और क्लार्क के अनुसार भी सेम वही है 41 से 55, जिसे अल्प कह दो या मॉडरेट हियरिंग लॉस कह दो। फिर बात करते हैं अपन 56 से 70, और इसमें भी वही 56 से 70 डेसिबल रहेगा,
क्लार्क के अनुसार भी और WHO के अनुसार भी। इन दोनों में सिर्फ मेजर यही है, स्टार्टिंग में WHO 0 से स्टार्ट करता है, क्लार्क 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 56 से 70, 56 से 70। और अगर इधर बात करें अपन तो अल्पतम मॉडरेटली सीवियर जिसे अपन कह देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 71 से 90 डेसिबल, और इधर भी 71 से 90 डेसिबल गंभीर या सीवियर हियरिंग लॉस। उसके बाद लास्ट है 91 प्लस 91 प्लस डेसिबल अगर होते हैं, या तो 91 हो गया या 91 प्लस डेसिबल अगर होता है तो वो प्रोफाउंड की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है दोस्तों, वो प्रोफाउंड की कैटेगरी में चला जाएगा। इस टेबल को अपन सामान्यतः याद रख लेते हैं, और अगर एग्जाम वगैरह में भी हम इस टेबल को बना कर आते हैं तो थोड़ा एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है, वो ठीक तरीके से हमारी कॉपी को देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर आदमी को डिजिट याद है तो उसको शायद अच्छी नॉलेज होगी, तभी वो टेबल वगैरह यहाँ पर बना पाता है, ठीक है। इस टेबल में मेजर डिफरेंस सिर्फ आपने यही देखा है कि WHO और क्लार्क के बीच में WHO 0 से स्टार्ट करता है, क्लार्क 10 से स्टार्ट करता है। अपन कैटेगरी में डिवाइड करें तो सामान्य या नॉर्मल, अति अल्प माइल्ड, अल्प मॉडरेट, अल्पतम मॉडरेटली सीवियर, गंभीर सीवियर और अति गंभीर प्रोफाउंड, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के आधार पर हियरिंग लॉस, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस, प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष, ठीक है। दो प्रकार से अपन प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष को पढ़ते हैं, एक होता है सडन हियरिंग लॉस और एक होता है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, ठीक है। आकस्मिक श्रवण दोष, जब अचानक किसी दुर्घटना की वजह से या संक्रमण की वजह से कभी एकदम श्रवण दोष हो जाता है, कोई हियरिंग लॉस हो जाता है, तो उसको अपन आकस्मिक श्रवण दोष या सडन हियरिंग लॉस कह देते हैं, ठीक है। अपन ने जब वो कैटेगरी पढ़ी थी तो उसके अंदर 3 नाम हमने पढ़े थे, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके साथ ही जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस पढ़ा था, सेंसरी न्यूरल पढ़ा था, और उसके साथ मिक्स पढ़ा था। तीनों कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है सडन हियरिंग के अंदर, आकस्मिक अगर कोई कारण होता है तो। और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, संवर्धित श्रवण दोष, जो श्रवण दोष धीरे धीरे होता है और उम्र के अनुसार होता है, एज के अकॉर्डिंग हो जाता है, प्लस जब अपने ऑर्गन्स वगैरह कम काम करने लग जाते हैं उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो सेंसरी न्यूरल होता है संवेदनिक, उसके ऊपर बेस्ड होती है पूरी, और ये कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाती है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों क्लासों में हमने पढ़ा, एक तो सबसे पहले पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कान की संरचना वगैरह, और उसमें पढ़ा हमने हियरिंग प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। उसके बाद में आज हमने पढ़ा श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। श्रवण बाधिता का वर्गीकरण हमने चारों टाइप से कर लिया है। अभी अगर कभी अगले वीडियो में देखते हैं अपन, हो सकता है बेटार्ड और गुडमेंस के अकॉर्डिंग अपन बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने कोशिश की आपको बेहतर मैटर प्रोवाइड करवाने की। और क्लासिफिकेशन ऑफ HI पढ़ना हमने, हियरिंग इम्पायरमेंट के बारे में पढ़ा, इसके दोनों टाइप के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हम ऐड वगैरह इसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर रेमेडियल टीचिंग वगैरह देते हैं, प्लस उन बच्चों के लिए क्या क्या उपयोगिताएं होती है, क्या उनके लक्षण रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। HI का एक और पार्ट हम बढ़ाएंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके ऐड वगैरह, और कोशिश करेंगे उसके अंदर हम गुडमैन और बेटार्ड के अनुसार भी जो डिग्री की जो टेबल होती है वो भी हम उसके अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।